नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की रामबट सीरीज, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन आके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। 1836 में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। ठगी प्रथा होती क्या थी? उस टाइम पे पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में क्या हो रहा था कि जिसे पूजा करते थे, पूजा करने के बाद नर की बलि दे देते थे। उस प्रथा को क्या कहा जाता था? ठगी प्रथा। ठगी प्रथा को अंत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ था। 1836 में अंत किया गया था। भारतीय दास प्रथा का एक्ट आया था 1843 में। मुगल काल में पहली बार दास प्रथा का अंत किसने किया था? अकबर ने किया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में। एल्बर्ट विल विवाद कब आया था? 1883 में एल्बर्ट विल विवाद आया था। 1909 का मार्लेमेंटो एक्ट, जिसके माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। देखो, 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है। 1908 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को माना था, और जैसे इन्होंने मांगा, उसकी मांग को 1909 के पार्लियामेंटो एक्ट में स्वीकार कर लिया जाता है। 1905 में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में क्या किया था? बीज डाला था, नफरत का बीज। नफरत का बीज ने थोड़ा थोड़ा असर दिखाना शुरू किया था। मुस्लिम लीग की अलग से स्थापना हुई। देखो, उनसे कहा कि देखो, एक काम करो, कांग्रेस आपके बारे में नहीं सोचती, आप अलग से संस्था की स्थापना कर लो। तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन को रद्द कब करते हैं? 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 1910 का भारतीय प्रेस एक्ट आता है। 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम आता है। देखो, ये सारी चीज़ें अगर आप पहली बार क्लास देख रहे होगे तो आपको टफ लग रही होंगी, लेकिन आपको क्या करना है? हर हाल में इस क्लास को देखना है, क्योंकि ये क्लास आपके सिलेक्शन के लिए होगी। ये क्लास आपका सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि सारे पॉइंटों को कम टाइम में हम इस क्लास में रिवीजन करते हैं। जैसे आप 4 से 5 क्लासें देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम रिपीट करेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें। देखो, 1919 का जो अधिनियम आता है, उसके माध्यम से हमें केंद्र में प्रारंभ किए गए द्विसदनीय विधानमंडल प्रणाली को प्रांतों में प्रारंभ कर देते हैं। प्रांतों में विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल कब प्रारंभ करते हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके साथ साथ क्या करते हैं? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कब करते हैं? द्वैध शासन प्रणाली को क्या करते हैं? प्रांतों से 1919 में समाप्त करते हैं। प्रांतों के स्थान पर कहाँ पे लाते हैं? केंद्र में लाते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? पृथक निर्वाचक पद्धति में दलित, मजदूर और महिलाओं को भी पृथक निर्वाचक पद्धति दी गई थी। अच्छा, ये बताओ कि सबसे पहले किसको पृथक निर्वाचक मंडल मिला था? मुस्लिमों को। कब मिला था? 1909 के पार्लियामेंटो एक्ट के द्वारा। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। मुंबई में रिजर्व बैंक की स्थापना करते हैं। दिल्ली में फेडरल न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। पहला फेडरल न्यायालय हम कहाँ पे खोलते हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में खोलते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कहाँ पे खोलते हैं? दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। अन्य अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुसरण करते हुए भी फैसला दे सकते हैं। अनुच्छेद 214 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है। प्रत्येक राज्य का एक या दो राज्यों का संयुक्त रूप से एक हाई कोर्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। भाई, इंपीरियल फॉरेस्ट से क्वेश्चन आया था। वन रिपोर्ट से आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो वन रिपोर्ट तो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वन रिपोर्ट आपकी प्रकाशित कहाँ से होती है? देहरादून से। तो भाई, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसको हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं।
इंपीरियल फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। अब इसके नाम से इंपीरियल हटा दिया गया है। वन अनुसंधान संस्थान है जो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, वन रिपोर्ट को जारी करते हैं। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। 16 अगस्त को हमने कौन सा दिवस मनाया था? 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। आपको पता है 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन ने भारत में कितनी 389 सीटें डिसाइड की थी। 389 सीटें में 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत को मिली थी और 93 सीटें किसको मिल गई थी? देसी रियासत को मिलनी थी। इसके बाद चुनाव होता है। 296 सीटों में हम क्या करते हैं, 4 सीटें आपकी चीफ कमिश्नरी दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़ क्षेत्र, 4 सीटें तो हम चीफ कमिश्नरी को दे देते हैं। उसके बाद जो आपकी 292 सीटें बचती हैं, 292 सीटें 4 चीफ कमिश्नरी को मिली, तो 296 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है, जिसमें आपकी 273 सीटें तो मुस्लिम लीग 208 सीटें तो मुस्लिम लीग जीत लेता है। 73 सीटें आपकी किसके पास चलती हैं? 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास मिलती हैं। 208 सीटें कांग्रेस को जीत जाती है और 15 सीटें अन्य दलों को मिल जाती हैं। जैसे ही मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती तो मुस्लिम लीग को लगा कि हाय, कांग्रेस ने तो मेरे साथ धोखाधड़ी कर दिया, कांग्रेस ने तो घोटाला कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे। इस 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 19 अप्रैल को यकृत दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? 1 अप्रैल को उड़ीसा का गठन हुआ था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्यों मनाते हैं? 24 अप्रैल को हमारा 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायत से जुड़ा हुआ है, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। मई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं। 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं 1 मई को। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। तंबाकू उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में इंडिया का दूसरा स्थान है। तंबाकू उपभोग में इंडिया का कौन सा स्थान है? तंबाकू के उपभोग के मामले में इंडिया का पहला स्थान है। अच्छा, तंबाकू से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। कैंसर के उपचार में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट धातु का प्रयोग किसमें करते हैं? कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में, ध्यान रखिएगा। ओके, अभी बात अगर 22 के आंकड़े की आई है तो 22 के एक आंकड़े की एक और चीज देख लेते हैं भाई। 22 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2024 की थीम थी प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट। 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैव विविधता के लिए 2002 में एक एक्ट आया था। अब अच्छा, कुछ एक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं क्या? देखो, इस क्लास को अगर आपने पढ़ लिया, स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको देखना है, चाहे तो कम कर लो, पर इतने पॉइंट को याद कर लो भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या हुआ था? 1986 में 1986 में पर्यावरण संरक्षण का एक्ट आया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। 1992 में आपका हाथी संरक्षण योजना आई थी। हाथियों के संरक्षण की बात की गई थी 1992 के। उसी के साथ साथ आपका क्या होता है? 2002 में क्या होता है? जैव विविधता संरक्षण की बात की जाती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। यूपी में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। यूपी में मैक्सिमम सीटें लोकसभा की कितनी? 80। अभी हाल ही में आपको पता है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 18वीं लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 543 सीटों पर। मतदान कितनी सीटों पर हुआ था? 542 सीटों पर। क्योंकि एक सीट सूरत सीट से मुकेश दलाल जी निर्विरोध रूप से चुनाव जीत गए थे।
अच्छा बताइए, 18वीं लोकसभा में मंत्री कितने बनाए गए? 72 मंत्री बनाए गए। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम मंत्री बनाए कितने जा सकते हैं? 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोकसभा के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। विधानसभा के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि दिल्ली विधानसभा में ये संख्या मात्र 10% रह जाती है। दिल्ली विधानसभा में मात्र 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं। जैसे दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा की सीटें, तो दिल्ली विधानसभा में 7 मंत्री आपके बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भाई 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार हमने 2021 में पराक्रम दिवस मनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी क्या? हाँ जी, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। चुनाव में खड़े होते हैं सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया की हार को महात्मा गांधी ने कहा कि इनकी हार मेरी हार है, तो फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे? इस्तीफा दे देते और 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1949 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्लियर हो क्या? और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भाई पराक्रम दिवस हमने पहली बार कब बनाया था? पहली बार हमने 2021 में पराक्रम दिवस मनाया था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? अभी हमने हाल ही में क्या किया था? इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कब? 23 जनवरी 2022 को। जो आपका राजपथ था, राजपथ का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया? कर्तव्य पथ, और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया गया। राजपथ का नाम बदलकर हमने किया कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ पर ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया गया। ये क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? विवेकानंद। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ये वही चित्तरंजन दास हैं जिन्होंने 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने जब 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो उनके फैसले का विरोध किया था। चित्तरंजन दास एक स्वराज पार्टी कौन सी एक पत्रिका का संपादन करते थे? फॉरवर्ड। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, लेकिन गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन का विरोध भी किया था। देखो, जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, तो गांधी इरविन समझौता के दौरान महात्मा गांधी क्या करते हैं? अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि एक बार हम असहयोग आंदोलन को स्थगित करके अपनी गलती भुगत चुके, हमें दोबारा से गलती क्यों करनी है? इन्होंने कहा कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए, लेकिन महात्मा जी स्थगित कर देते हैं। इसके बाद जब पुनः गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटते, तो इन्होंने क्या किया था? पुनः आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके 2 चरणों में स्टार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। आजाद हिंद फौज का संगठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बर्मा सीमा के पार की और 14 अप्रैल 1944 को पहली बार मोइंग में तिरंगा झंडा फहराया। देखो, पहली बार मोइंग में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? आजाद हिंद फौज ने। कब फहराया था? 1944 में। आजाद हिंद फौज ने गठन किसने किया था?
आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज की क्लास में डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दिया करिए। हेल्पफुल लगे तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो बहुत सारे चैनल होंगे, आपको क्वेश्चन रहे होंगे, यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का संकलन करती हूँ और ऐसी चीज़ों को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सकता है वीडियो आपको अच्छा नहीं लगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको सारे फैक्ट को तैयार करना पड़ेगा। तो नेताजी से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्या? भाई नेताजी ने क्या किया था? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया था, नेताजी इसके प्रधानमंत्री बने थे। इस सरकार को जापान, जर्मनी, फिलीपींस सहित 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। और आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ 1945 में क्या हुआ था? लाल किला मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ। आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ जैसे भूलाभाई देसाई थे, मोतीलाल नेहरू थे, इन सब ने इनके खिलाफ वकील बन के इनका केस भी लड़ा था। ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज की क्लास में डिस्कस किया। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। आपके सपने हैं तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी होगी। कोई आपके संघर्ष को सलाम तब तक नहीं करेगा जब तक आपके हिस्से में सफलता नहीं आएगी।